एक लड़की है 22 साल की, ग्रेजुएशन हो चुका है, आगे की पढ़ाई की तैयारी थी उसकी, बेंगलुरु में रहती थी। 13 फरवरी यानी शनिवार के पहले तक वो आप और हमारी तरह एक आम लड़की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी गिरफ्तारी हो गई। पूरे देश में उसी की बातें होने लगी और तो और ट्विटर पर उसका नाम ट्रेंड करने लगा। वो लड़की सभी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन गई। बड़े नामी नेता उसके लिए ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं जो इस पक्ष विपक्ष की लड़ाई को गंदगी के सबसे निचले दर्जे पर लेकर जा रहे हैं। उस लड़की की तस्वीर को एडिट करके उसे प्रेग्नेंट दिखाया जा रहा है और उसके लिए भद्दी बातें कही जा रही हैं। लड़की का नाम है दिशा रवि और ये पूरा मामला जुड़ा है एक टूल किट से। इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। बताएंगे कि दिशा कौन है, उन पर क्या आरोप लगे हैं, ये टूल किट क्या बला है, कौन क्या कह रहा है, सोशल मीडिया पर दिशा को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह का वाहियात पना हो रहा है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। सुर्खियों की शुरुआत एक मजेदार स्टोरी से। एक पाकिस्तानी लड़की इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पर छाई हुई है, शायद आपने भी अभी तक वीडियो देख लिया हो। नाम है दनानीर मोबीन। कुछ दिन पहले दनानीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी के बीच एक वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला और बन गई रातों रात स्टार। वीडियो में दनानीर ने क्या कहा, ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पौड़ी हो रही है। इस वीडियो में मुबीन ने पार्टी को पौड़ी कहा। असल में जो उच्चारण उन्होंने किया उसे देवनागरी में लिखना हमें नहीं आता है और ना ही उसे पढ़ना आता है ठीक से। इस शब्द पर अब खूब मीम बन रहे हैं। मीम ही नहीं, गाने और एड्स भी बनने लगे हैं। दनानीर मोबीन 19 साल की हैं, पाकिस्तान के पेशावर में रहती हैं। उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताता है कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं। वो खुद को मेकअप और फैशन की भी जानकार बताती हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर भी वीडियोस बनाए हुए हैं उन्होंने। अगली सुर्खी भी एक हैप्पी सुर्खी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। यहाँ स्टूडेंट्स ने अपने यूनियन के नए प्रेसिडेंट को चुना है और इस प्रेसिडेंट का नाम है रश्मि सामंत। पहली बार कोई भारतीय लड़की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट बनी है। रश्मि ने कुल 3708 वोटों में से 1996 वोट हासिल किए हैं। बाकी सभी प्रतिद्वंदियों को मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिले। अपने मैनिफेस्टो में रश्मि ने होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया से लड़ने के साथ साथ सभी इंपीरियलिस्ट स्टैच्यू को हटाने की बात कही थी। रश्मि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा रही है। अगली सुर्खी थोड़ा हैरान करेगी। एक पाकिस्तानी महिला को यूपी में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने इटावा के एक गांव में पंचायत हेड का चुनाव लड़ा था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का नाम बानो बेगम है, नागरिक पाकिस्तान की है, गड़ाऊ गांव की अंतरिम पंचायत हेड बन गई थी। इटावा के जालेसर पुलिस स्टेशन में बानो के खिलाफ 1 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई और तभी से वो फरार चल रही थी। ये एफआईआर गांव वालों की शिकायत पर की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में बानो जो पाकिस्तान की थी, उन्हें यूपी के एटा में रहने वाले अख्तर अली से शादी की थी। इसके बाद से ही वो भारत में रह रही थी। अपने वीजा का ड्यूरेशन बार बार बढ़वा रही थी। अगली सुर्खी है नेपाल से। हर देश की तरह ही नेपाल में भी एक इमिग्रेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में एक नया नियम जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है। वहां की सरकार ने एक ऐसा नियम इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत 40 साल या उससे कम उम्र की महिला को विदेश जाने के लिए अपने परिवार या वार्ड ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। अनुमति का दस्तावेज जमा करने के बाद ही उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी जाएगी। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को फ्री मूवमेंट यानी अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया गया है। नया नियम महिलाओं के उस अधिकार का हनन करता है। अब इसी नियम का विरोध नेपाल की औरतें कर रही हैं। यहाँ पर होती हैं आज की सुर्खियां खत्म। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, यानी दिशा रवि के मुद्दे पर। अभी चल रहा है किसान आंदोलन। 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच 26 जनवरी को किसानों ने निकाली थी एक ट्रैक्टर रैली। तब हिंसा हुई थी। उसके बाद सरकार ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर समेत हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। इसी मुद्दे पर एक अमेरिकन न्यूज चैनल CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे पॉप सिंगर रियाना ने शेयर किया और पूछा कि इस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कई विदेशी नामों ने इस पर बोलना शुरू कर दिया। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबेरी ने भी ट्वीट किया। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जिसमें किसानों को लेकर सोशल मीडिया पर कैसे समर्थन जुटाया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई थी। उन सभी हैशटैग का भी जिक्र था जिन्हें इस्तेमाल किया जाना था। ये पूरी तरह से एक सोशल मीडिया प्लानिंग का डॉक्यूमेंट था।
बस इसके बाद शुरू हो गया बवाल। लोगों ने कहा कि ये तो सरासर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की प्लानिंग है। कुछ देर बाद ग्रेटा ने ये टूल किट डिलीट किया और दूसरा टूल किट शेयर किया। इसमें बाकायदा समझाया गया है कि कैसे आंदोलन के बारे में जरूरी अपडेट लेने हैं, क्या करने से बचना है, क्या जरूर करना है, वगैरह वगैरह। ये टूल किट अब भी ग्रेटा के अकाउंट में मौजूद है। खैर, इसी टूल किट के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ने एक्शन लिया। टूल किट बनाने वालों के खिलाफ 4 फरवरी को FIR दर्ज की, राजद्रोह, आपराधिक साजिश और नफरत फैलाने के आरोपों के तहत। FIR में न तो ग्रेटा का नाम था न किसी और व्यक्ति का, लेकिन शुरुआती जांच से पुलिस ने यह संभावना जताई थी कि इस टूल किट को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया था। जांच शुरू हुई और 13 फरवरी के दिन इस मामले में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई। पुलिस ने बेंगलुरु से दिशा को कस्टडी में लिया और रविवार यानी 14 फरवरी को उन्हें दिल्ली में फॉर्मली अरेस्ट किया गया। पहले जानते हैं कि पुलिस क्या क्या दावा कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा टूलकिट विवाद की मुख्य साजिश करता है और उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की मदद से भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में ट्वीट कर कहा, दिशा उस टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने और फैलाने वाली मुख्य साजिश करता है। उन्होंने इस टूलकिट को बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे बनाया, फिर इसे ग्रेटा से शेयर किया। बाद में ग्रेटा से कहा कि इसे डिलीट कर दें क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की जानकारी जनता के बीच गलती से पहुंच गई थी। वो दावा कर रही हैं कि उन्होंने केवल 2 लाइनें एडिट की थी, जबकि इससे कहीं ज्यादा बार उन्होंने इसे एडिट किया था। अब बताते हैं कि दिशा का क्या कहना है। देखिए, हिरासत में लिए जाने के बाद 14 फरवरी को दिशा को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया गया। कोर्ट में दिशा ने कहा कि वो किसी साजिश या ग्रुप का हिस्सा नहीं है और केवल किसानों की मदद कर रही है। दिशा ने कहा, मैं केवल किसानों का सपोर्ट कर रही हूं क्योंकि वो हमारा भविष्य है, वो हमें खाना देते हैं और हम सबको खाने की जरूरत है। इसके बाद दिशा ने कहा कि उन्होंने टूलकिट नहीं बनाई थी, उसमें केवल 2 एडिट्स किए थे। दिशा की गिरफ्तारी के बाद नेता और जनता 2 धड़ों में बंट गए। एक धड़ा इस गिरफ्तारी का सपोर्ट कर रहा है, दूसरा विरोध। सपोर्ट करने वालों में शामिल है हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी नेता अनिल विज। भाई, इन्होंने तो ऐसा ट्वीट किया है जिसमें जड़ से नष्ट करने की बात कही गई है। अनिल ने कहा है, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। एक और बीजेपी नेता है जो सांसद भी हैं, नाम है PC मोहन। भाई, इन्होंने तो गिरफ्तारी के सपोर्ट में कसाब तक से तुलना कर डाली। लिखा, बुरहान वानी 21 का था, अजमल कसाब 21 का था। उम्र महज एक नंबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, एक अपराध एक अपराध है। एक दूसरा धड़ा है जो दिशा की रिहाई की मांग कर रहा है। जाहिर है इसमें विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, साथ ही आम जनता भी है। ट्विटर पर #रिलीज दिशा रवि ट्रेंड कर रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर अटैक करते हुए कहा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। नामी नेताओं के अलावा आम जनता भी कई सारी बातें लिख रही है, समर्थन और विरोध दोनों। ठीक है, आजादी है अपनी बात कहने की, लिखिए। इस पर पूरी बहस के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिशा रवि को ट्रोल कर रहे हैं, और इन ट्रोल्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रोलिंग के लिए गंदगी के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गए हैं। शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ लोग दिशा की मॉफ्ड तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो प्रेग्नेंट दिख रही है। इस तस्वीर के साथ अपमानजनक बातें लिखी जा रही हैं। लोग सफूरा जरर का मामला दिशा के मामले में घसीट कर ला रहे हैं। जामिया की एक स्टूडेंट है सफूरा। दिल्ली दंगों में इन्हें आरोपी बनाया गया था और गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पता चला कि सफूरा प्रेग्नेंट है। तब ये मांग रखी गई थी कि चूंकि वो प्रेग्नेंट है उन्हें बेल दे दी जाए। इस वक्त भी लोगों ने सफूरा के अजन्मे बच्चे को नाजायज कहा था। खैर, वो अलग मैटर है, उस पर हमने अलग से डिटेल में एक स्टोरी भी कर रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हम लौटते हैं दिशा के केस पर। सफूरा के इस केस को दिशा के केस से कंपेयर करके लोगों ने लिखा, तू प्रेग्नेंट है क्या? तुझे जेल से बाहर आना है तो प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, शुरू कर ले अभी से, कोई मिल गया तो। दूसरे ट्रोल ने लिखा, दिशा रवि का मेडिकल टेस्ट आ गया है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सुबह तक प्रेग्नेंट हो जाएंगी। एक और ट्रोल ने कहा, दिशा के प्रेग्नेंट होने का इंतजार कर रहा हूं। फिर किसी और ने कहा, मुबारक हो, जल्दी ही ये खबर आएगी कि दिशा रवि अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर एक नया कार्ड आ चुका है, सफूरा बर्गर प्रेगनेंसी कार्ड।
फिर एक और ट्रोल महाशय ने कहा, उम्मीद करते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, ऐसे में ये बेल मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और यूजर हैं जो कहते हैं, दिशा रवि एक सिंगल मदर हैं, हो सकता है कि अब तक वो प्रेग्नेंट हो गई हो, इससे पर्यावरण साफ और दोस्ताना रहता है। एक ट्रोल ने लीचड़पने की हद पार कर दी, लिखा, कोई इसको प्रेग्नेंट कर दो, ह्यूमन राइट्स वाले आकर बेल करवा देंगे। आज ये खबर आपके सामने विस्तार से पढ़ते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां माँ की महानता पर 30 सेकंड के वीडियो बनाकर लड़के टिकटॉक स्टार बन जाते हैं। माँ पर कविताएं लिख औसत कवि महान हो गए। माँ के चरणों की पूजा करने वाला जैसे ही ट्रोल बनता है, सबसे पहले अगले की माँ को लड़ाई में घसीटता है। 9 दिन औरतों के नाम पर उपवास रखने वाले इस देश में सबसे पहले लड़की के बलात्कार की बात की जाती है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि जिस लड़की को एक गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए न्यायपालिका क्या तय करती है, हम इसका इंतजार ही नहीं करना चाहते। और नारी में हम किसी को मासूम या दोषी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई लड़की, भले ही वो किसी भी आरोप में गिरफ्तार हुई हो, क्या उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहस में घसीटना जरूरी है? क्या उसे बुरा बताने के लिए यह कहना जरूरी है कि वो किसी के साथ यौन संबंध बनाएगी? दिशा के लिए इस तरह के असंवेदनशील ट्वीट्स लगातार हो रहे हैं। उनके ऊपर लगे आरोप सही हैं या नहीं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उन्हें प्रेग्नेंट कहकर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है वो कतई सही नहीं है। आप दिशा से असमर्थ हैं तो फैक्ट्स रखिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपमानजनक बातें अपशब्द कहकर आप साबित कर रहे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करना आपको नहीं आता है। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी लड़के के खिलाफ कुछ बोलना हो तो सीधा उसके लड़की होने पर अटैक करो। उसने ऐसा क्या किया जो कानून के खिलाफ है, इस पर एनालिसिस करने के बारे में तो सोचा ही नहीं। खैर, हम वापस मुद्दे पर लौटते हैं। दिशा के अलावा 2 और नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। ये नाम है निकिता जेकब और शांतनु। दोनों के खिलाफ टूलकिट केस में गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। निकिता जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की सुरक्षा पाने के लिए अपील भी कर दी है, जिस पर 16 फरवरी को सुनवाई होगी। निकिता ने अपने अपील में बताया है कि 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस मुंबई में उनके घर गई थी सर्च वारंट के साथ। तब उनके कई दस्तावेज और गैजेट्स को सील कर दिया गया था। अब ट्विटर पर दिशा के साथ साथ निकिता पर भी बातें हो रही हैं। इतनी भसड़ के बीच हम सबको ये जानना अब बेहद जरूरी है कि दोनों लड़कियां आखिर है कौन। हम बताते हैं। दिशा 21-22 साल की हैं। माउंट कार्मेल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। कुछ साल पहले ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एक कैंपेन की शुरुआत की थी। हर शुक्रवार को वो स्कूल में धरने पर बैठती थी। बाद में ग्रेटा को कई स्कूली बच्चों का साथ मिला। इस कैंपेन को फ्राइडेज फॉर फ्यूचर FFF का नाम दिया गया। इंडिया में इस कैंपेन की शुरुआत की दिशा रवि ने। वो पर्यावरण के मुद्दे पर पहले से कुछ करना चाहती थी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो किसान थे, उनसे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी। ग्रेटा के कैंपेन से उन्हें एक पुश मिला और वो भी इसके साथ हो गई। धीरे धीरे और भी कई लोग भारत में इस कैंपेन से जुड़ने लगे। सिटीजन मैटर्स में 2019 में दिए एक इंटरव्यू में दिशा ने बताया कि शुरुआत में बेंगलुरु के कुछ इलाकों में हर शुक्रवार को वो धरने पर बैठती, फिर धीरे से ये कैंपेन मुंबई और दिल्ली तक भी पहुंच गया। मौजूदा समय में FFF इंडिया में करीब 150 मेंबर्स हैं FFF के, जिनमें 20 से 30 बेंगलुरु से हैं। FFF से जुड़े एक्टिविस्ट पर्यावरण के मुद्दे पर रिसर्च करते हैं, क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स का विरोध करते हैं जिनमें पर्यावरण की अनदेखी की जाती है। सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग करते हैं। मार्च 2020 में भारत सरकार ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का एक ड्राफ्ट प्लान लेकर आई थी, जिसके विरोध में FFF इंडिया ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सैकड़ों मेल किए। कहा कि इस ड्राफ्ट को वापस लिया जाए क्योंकि ये इकोलॉजी और देश की जनता के लिए सही नहीं है। इस कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि FFF इंडिया की वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई और UAPA के तहत केस होने का खतरा मंडराने लगा। खैर, बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस हुआ, जिसे बाद में वापस कर लिया गया। दिशा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से बोलती रही हैं, कई सारे कैंपेन में भी एक्टिव रही हैं। अब अगर निकिता की बात की जाए तो वो भी एक एक्टिविस्ट हैं और पेशे से वकील हैं। वकालत की फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है। साल 2014 से बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रही है। दिशा और निकिता के मामले में अभी तक जितना हुआ है हमने आपको बता दिया है। आगे जो होगा वो भी जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कानून सारे पक्षों को देखकर ही फैसला सुनाएगा। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं स्पेनिश भाषा की फिल्म 100 मीटर्स। क्यों बता रहे हैं हम आपको इसके बारे में? मानव की जिजीविका की कहानी को और थोड़ा गहरे से जानने के लिए। सच्ची कहानी पर आधारित है ये फिल्म। एक व्यक्ति है रमो, उसे मल्टीपल
स्क्लेरोसिस नाम का एक असाध्य रोग हो जाता है। उबर पाना मुश्किल है। ऐसा रोग जिसमें कहा जाता है कि मरीज की हालत खराब हो जाएगी। ट्रीटमेंट सेंटर पर रमो को स्क्लेरोसिस का दूसरा रोगी बताता है कि 1 साल के भीतर रमो 100 मीटर भी नहीं चल पाएगा। लेकिन रमो इस दुनिया की सबसे अधिक कठिन माने जाने वाली रेस आयरन मैन की तैयारी शुरू करता है। बहुत दिक्कतों से जूझता है, फिर रेस अटेंड करता है। पूरी कहानी स्पॉइलर में दे देंगे तो मज़ा खराब हो जाएगा। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको हमारे साथी सिद्धांत मोहन रेकमेंड कर रहे हैं। देखें और बताएं कैसी लगी। अगर आप भी कोई फिल्म, सीरीज, गाना या किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। #चलते_चलते के साथ ट्वीट करिए और ऑर्डिनरी को ट्विटर पर टैग करिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप जिस चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं उसमें सबसे खास क्या है, इसे कहाँ देखा पढ़ा सुना जा सकता है। आपके नाम के साथ आपके सुझाव को चलते चलते सेक्शन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताएं कि हमारा ऑर्डिनरी शो आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहें, पेन पेपर से लिखने में यकीन करते हो तो अपने हाथों से मुझे खत भी लिखें। पता स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मैं जवाब ज़रूर दूंगी इसी शो में। और जाते जाते एक अहम सूचना और, चौकन्ने हो जाइए क्योंकि फाइनली आ गया है दी लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट, जिसकी घोषणा कल होगी यानी 16 फरवरी को। ये कहानी कंपटीशन 2019 में आयोजित किया गया था और इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। सैकड़ों लोगों ने लल्लन टॉप अड्डे पर आकर दिन भर बैठकर कागज कलम से कहानियां लिखी। कई लेवल पर चयन के बाद हमारे पास आई टॉप 15 कहानियां, जिनको फिर से हमारे निर्णायक दल ने जांचा, और अब कल की तारीख में हमें अपने विनर्स के नाम भी पता चल जाएंगे। तो इंतजार कीजिए कल का और जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ साथ ऑर्डिनरी से। शुक्रिया।